हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग पे स्वागत है। आज हम बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास लेके आए हैं। तो करंट अफेयर्स की क्लास में हम कैसे करंट अफेयर्स की तैयारी करने वाले हैं, पहले हम यह जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स का हमारे विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही अहम रोल है या उसका योगदान है। जैसे कि आप देखते होंगे, जो करंट अफेयर्स है, जितने भी वनडे एग्जाम हैं कंपटीशन लेवल पे, जिसमें जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे, या फिर आप देखते हैं पेट वगैरह का एग्ज़ाम या वीडियो का एग्ज़ाम, वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है। 2018 की वैकेंसी थी, वो निरस्त कर दिया गया। तो इनसे संबंधित भी आपको करंट अफेयर्स का में योगदान है। उसके बाद फिर जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, उसमें भी आपको करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन को देखने के मिलते हैं। उसके बाद फिर आपकी यूपीएससी की जो परीक्षा है, संघ लोक सेवा आयोग की, इसमें भी करंट अफेयर्स का काफ़ी योगदान है। तो करंट अफेयर्स दो तरीके के होते हैं। जैसे कि एक करंट अफेयर्स होता है कि परंपरागत तरीके से, जैसे कि किसी सब्जेक्ट से जोड़ के करंट अफेयर्स को पूछा जाता है। तो जैसे हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, तो इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स को जोड़ के। एक पार्ट उसका ट्रेडिशनल का रहेगा, एक उसी करंट से जोड़ के दे दिया जाएगा। या फिर और भी कोर करंट होते हैं जिसका कोई संबंध नहीं होता है किसी सब्जेक्ट से, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे परीक्षा में। तो आइए हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि करंट अफेयर्स को हम किन तरीकों से या किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स को हम किन तरीकों से पढ़ने वाले हैं, तो यह देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले करंट अफेयर्स का वर्गीकृत करते हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे हम बांटेंगे। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उसको भी हम देखेंगे। फिर राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उसको भी देखेंगे। राज्य विशेष में, जैसे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय राज्य क्षेत्र में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं, जैसे योजनाएं हुई, बजट का, उसके बाद फिर आर्थिक विकास का क्या योगदान है, उसको भी हम देखेंगे। और स्थान विशेष से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं उसको भी हम देखेंगे, चाहे वो हमारे देश स्तर का कोई स्थान विशेष की बात हो या फिर पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। और पर्यावरण, पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से संबंधित भी आपको देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं, तो इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एवं साइंस टेक्नोलॉजी जो है, उससे भी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे परीक्षा के लिहाज से बन सकते हैं उसको भी हम करंट अफेयर्स में देखेंगे। और खेल कूद से संबंधित जो करंट अफेयर्स बनते हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। विधि एवं विधेयक, जैसे कि संविधान में या राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा कोई विधि या विधेयक या संसद के द्वारा बनाया जाता है, तो वो भी हाल फिलहाल में रही चर्चा में जो विधि विधेयक रहेंगे तो उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ व्यक्ति विशेष जो भी पर्सनालिटी अगर न्यूज में रहेंगी तो उसको भी हम देख लेंगे। उसके बाद फिर हम यह देखने का प्रयास करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इससे संबंधित कई प्रश्न करंट अफेयर्स के बनते हैं, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है पहले उसको हम देखेंगे। उसके बाद इनसे संबंधित जो करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी सार्क का सम्मेलन हुआ, 14वां सम्मेलन, तो चीन उसकी अध्यक्षता किया और जो उसके पहले 13वां था वो भारत उसकी अध्यक्षता कर चुका है। तो जैसे सार्क
के बारे में हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो उनसे संबंधित जो, चाहे वो उसके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे या उससे करंट से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे, तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो ऐसी महत्वपूर्ण जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्थान हैं तो उसको भी हम देखेंगे, जैसे WHO हुआ, IMF हुआ, WTO हुआ, सार्क हुआ, SCO हुआ। SCO की आज जैसे बैठक हुई तो उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। UN एक संस्था है, उसके बारे में देखेंगे। G7, G8, G20, ऐसे तमाम जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठन हैं तो उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर राष्ट्रीय संस्थान, राष्ट्रीय संस्थानों की सूची में आप देखते होंगे कि भारत में कई राष्ट्रीय संस्थान हैं, जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय हिंदी संस्थान है और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान है। ऐसे बहुत सारे संस्थान का अध्ययन हम इसी घटनाक्रम को करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे क्या है कि सम्मेलन हुआ, बैठक हुआ। जब आप इससे परंपरागत तरीके से जो संगठन हम पढ़ लेंगे तो उसी के तहत तमाम सम्मेलन किए जाते हैं, बैठकें होती हैं, उसको भी देखेंगे। बैठक जैसे आप देखते होंगे 2+2 बैठक, इसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। उसके बाद कई रिपोर्ट होती हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। सूचकांक ऐसे हैं। फिर योजना और कार्यक्रम है। योजना कार्यक्रम में चाहे वो राज्य स्तर की योजना हो या केंद्र स्तर की योजना हो, उसको हम लोग बहुत अच्छे से विस्तार से करेंगे। उसके बाद फिर तमाम ऐसे पोर्टल के बारे में आप जानते होंगे, तो ऐसे पोर्टलों के बारे में भी हम, ऐप और पोर्टल के बारे में भी देखेंगे। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जितने भी अभ्यास होते हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। और मंत्रालय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनसे संबंधित जो योजनाएं लॉन्च होती है या वो कैसे न्यूज में रही हैं तो उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हम यह देखने का प्रयास करते हैं विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देख लेते हैं, तो उसी के आधार पे हम अपनी आगे की करंट अफेयर्स की क्लास को हम जारी रखेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि विगत परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसे मध्याह्न मिड डे मील भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो ये UPPCS का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये पूछा गया। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप देखते होंगे वर्ष 1991, 93, 95 और 2000। इसमें से आपको सही विकल्पों का चयन करना है। इसमें से आपको 1-2 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप सही विकल्पों का चयन करके आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो जैसे कि आप इसका उत्तर देख लिए होंगे, तो इसमें जो इसका उत्तर है 1995 में इस योजना का शुभारंभ किया गया। और 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरल परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है, तो ये है ओंकेश्वर में इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलीन नोआक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यह भी MPPCS में जो सिविल की परीक्षा हुई उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें पहला विकल्प जो है ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा हंगरी, स्पेन, उसके बाद नॉर्वे। इस चारों विकल्पों में से आपको एक सही का चयन करना है कि वो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति वो बनाई गई। उसके बाद फिर MPPCS में यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि इसरो का क्या नाम है पूरा। तो इसरो का जो पूरा नाम है, इसमें 4 विकल्प दिए गए, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ईरानियम स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि इसका जो सही उत्तर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद फिर किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन रेडियो ट्रैक किया है। तो ये भी MPPCS का ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस सालों में हमसे पूछे गए हैं। तो इसमें जो मध्य प्रदेश में ये चीज़ लॉन्च किया गया। उसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया कौन से
मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो जैसे कि आप जानते हैं, मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये यूपीपीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया कि 2022 और 23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? तो ये जो है CUET, ये इसका सही विकल्प है। उसके बाद फिर मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? तो ये भी हमारे प्रीवियस ईयर के पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न है जो यूपीपीसीएस में पूछे गए। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। भारत के गृह सचिव तथा असम एवं मेघालय के पुलिस महानिदेशक के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा, या भारत के गृह सचिव या असम एवं मेघालय के मुख्य सचिव द्वारा, या फिर असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इसका जो सही विकल्प है वो केंद्रीय गृह मंत्री और असम और मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा ये चीज़ जो सीमा विवाद था उसके समझौते के लिए ये बैठक की गई थी। उसके बाद फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? यह भी यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है वो क्या है? वो फुटपाथ विक्रेता से संबंधित है। जो फुटपाथ विक्रेता आप देखते हैं कोविड-19 के समय इनकी सारी जो इनकम या पूंजी का जरिया था वो शून्य हो गया। तो इन्हीं को फिर से आगे बढ़ाने के लिए या फिर से इनको रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत इनको एक अमाउंट भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया, जिससे ये अपना फिर से दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर सकें। उसके बाद 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभी जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं तो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण इसका एक अलग स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। तो इससे संबंधित पहले ये प्रश्न देख लेते हैं कि 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये भी हमारे परीक्षाओं से पूछे गए ही प्रश्न हैं। तो जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। जैसा कि आपको पता है कि ये एकदम सही स्टेटमेंट है। और दूसरा है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन विक्टोरिया या ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें कूट दिए गए हैं, तो कूट का चयन करके आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो 1 तथा 2 दोनों, केवल 1, ना तो 1 ना तो 2, या केवल 2। तो इसमें से जैसे कि आपको पहला भी विकल्प सही है और दूसरा भी सही है, तो इसका जो सही उत्तर है 1 तथा दोनों विकल्प सही हैं। उसके बाद फिर भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में आरंभ किया गया? यह भी हमारे यूपीपीसीएस में, स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछा गया कि डिजिटल वाटर डेटा बैंक या एक्वेरियम का जो शुभारंभ किया गया वो कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो जैसे कि कर्नाटक राज्य से शुरू किया गया। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष या प्रेसिडेंस बनी? तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो सही विकल्प है सामिया सुलूहु हसन जो हैं वो पहली महिला अध्यक्ष या प्रेसिडेंस बनी तंजानिया की। उसके बाद फिर निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित
सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है पीवी सिंधु के द्वारा ये खिताब जीता गया। उसके बाद फिर जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के द्वारा केंद्रीय बजट में घोषित की गई, ये भी हमारे यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो जो बजट 2021-22 का था उसमें जल जीवन मिशन योजना को लाया गया था। उसके बाद फिर निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाया गया। जैसे कि आपको पता है कि रसिया, जिसको आज हम रूस के नाम से जानते हैं, और यूक्रेन, इसमें युद्ध चल रहा था। तो वहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हर देश में कुछ भारतीय लोग भी रहते हैं। तो वहाँ पे जो यूक्रेन में जो मेडिकल के छात्र थे उनको भी लाने के लिए एक मिशन चलाया गया, एक ऑपरेशन किया गया। वो था ऑपरेशन गंगा के द्वारा जो भारतीय लोग थे उनको लाया गया रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय। उसके बाद फिर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा, किस तारीख को मनाया जाएगा, ये भी हमारे यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे के दिवस के रूप में भारत सरकार ने मनाने का निर्णय लिया है। उसके बाद विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, ये भी हमारे यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो 136वां जो स्थान है वो है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत 136वें स्थान पर रहा है। उसके बाद फिर मार्च 2022 में पिट्टोरिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है। तो इसमें भी ये भी क्वेश्चन जो है वो यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। कैरोलिना बिलवास्का ये है इसका सही विकल्प। ये पिट्टोरिको में आयोजित मिस वर्ल्ड जो 2021 थी इसकी ये विजेता रह चुकी हैं। उसके बाद फिर बिम्स्टेक, जैसे कि बिम्स्टेक के बारे में आप जानते हैं, ये भी एक संगठन के रूप में कार्य करता है। तो ये भी संगठन, जब हम संगठनों की श्रेणी को देखेंगे तो बिम्स्टेक को भी हम अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इसमें कह रहा है कि बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो कथन आपको देखना है। तो पीएम नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। तो यह स्टेटमेंट पहला सही है। और 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें नीचे कूट दिया गया है, उस कूट का आपको चयन करना है कि इसमें यह बोला गया कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, या केवल एक सही है, या केवल 2 सही है, या दोनों गलत हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका 1 तथा 2 दोनों सही विकल्प है। उसके बाद फिर हम संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है। ये भी हमारे यूपीपीसीएस में पूछा गया ही प्रश्न है। तो इसमें 4 राज्य जो दिए गए हैं उनमें से मुरादाबाद जो है वो सबसे प्रदूषित शहर था। दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर मुरादाबाद को हम उसके रूप में जानते हैं। उसके बाद फिर भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा जो बनाया गया, ये भी हमारे यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो कोच्चिन जो है वो भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा उसको बनाया गया है। किसको? कोच्चिन को। उसके बाद फिर 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत ने निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन हैं। तो इसमें से जो शीर्ष राज्य हैं वो 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आपको
इसमें से जो सही विकल्प है वो है गुजरात, केरल और पंजाब के द्वारा जो ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत ये शीर्ष स्थान पे रहने वाले राज्य हैं। यानी कि पहले पे ये है, दूसरे पे ये है और तीसरे पे ये है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की है? ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो जैसा कि जो ये रिपोर्ट है वो 2 वर्ष बाद 2 वर्षों में जारी की जाती है। तो इससे संबंधित जब हम करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे तो इससे संबंधित जितने भी और तथ्य हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी फिलहाल बस हम क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से हम अपनी परीक्षा की तैयारी या करंट अफेयर्स की क्लास की तैयारी हम करेंगे। तो इसमें जो है जो 2 वर्ष में अधिकतम वृद्धि करने वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश राज्य 2 वर्षों से लगातार वो अपने वन क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है। वन क्षेत्रों में अधिकतम वृद्धि कौन किया है? वो आंध्र प्रदेश राज्य किया है। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये भी आपको देखना है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो इसके तहत 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना, निवेश को सुगम बनाना है। आप जितने भी कूट वाले जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, अगर कूट वाले स्टेटमेंट में पॉजिटिव स्टेटमेंट है यानी कि सकारात्मक स्टेटमेंट है तो उसके चांसेस ये रहते हैं कि वो लगभग सही होने के चांस रहते हैं। तो अगर इससे संबंधित आपको फैक्ट याद है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इसमें भी दोनों विकल्प सही हैं, एक तथा दोनों सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यूपीपीसीएस में ये प्रीवियस सालों में पूछा गया। अभी हाल फिलहाल में आज 17 तारीख है और 16 सितंबर को जो ओजोन दिवस मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस के बारे में और तमाम ऐसे फैक्ट हैं उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब ओजोन के ऊपर हम जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे तो इनसे संबंधित जितने भी ओजोन से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं या फैक्ट बन सकते हैं या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो एक उसमें क्रम में हम देख लेंगे। उसके बाद इसका जो सही उत्तर है 16 सितंबर को ओजोन दिवस को मनाया जाता है। उसके बाद 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें भी आपको कूट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, यानी कि यह भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि इसका जो उत्तर है वो एक तथा दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोविशील्ड भारत का कोवी वैक्सीन जिसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा ये बनाया गया? तो वो भी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया। ये बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अटल सुरंग जो है रोहतांग हिमाचल प्रदेश की जो लंबाई है, यानी कि अटल सुरंग और रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई जो कितनी है, जो ये सुरंग जोड़ती है, तो वो है 9.02 किलोमीटर है। उसके बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसके तहत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत भारत में एक केंद्रीय सचिवालय, एक नई संसद
और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण से संबंधित ये प्रोजेक्ट है, इसको भी देख लीजिए। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री, जब हम योजनाओं की सीरीज को देखेंगे तो योजनाओं की सीरीज में हम ये भी किसान सम्मान निधि के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो किसान सम्मान निधि जैसे कि एक साल में 2-2 हज़ार की 3 किस्तों के माध्यम से प्रतिवर्ष सरकार 6,000 रुपये किसानों को देगी। तो इस योजना का जो शुभारंभ किया गया 1 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। उसके बाद फिर ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो जैसे कि भाला फेंक में ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता था, तो किसने जीता था? आपको पता होगा, नीरज चोपड़ा ने। तो ये 1 साल पुराना करंट अफेयर्स है, लेकिन ये बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया। तो उसके बाद फिर टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत में कितने पदक जीते हैं? तो ये भी बीपीएससी के क्वेश्चन है। तो इसमें जो टोटल पदक जीते गए थे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में, कुल 19 पदक भारत के द्वारा जीते गए थे। उसके बाद फिर पेगासस स्पाइस बेयर किस देश में विकसित किया गया था? तो पेगासस आज के 1-1.5 साल पहले काफ़ी न्यूज में था। तो ये जो सॉफ्टवेयर था या जो ये एक वायरस की भांति था, ये इजराइल के द्वारा किया गया था। एक जासूस की तरीके ये फ़ोन से मतलब लोगों की बातें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था। उसके बाद फिर किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो भारत को स्पुतनिक 5 जो कोविड वैक्सीन है वो निर्यात रूस के द्वारा किया गया था। उसके बाद फिर जो बाइडन ने पदभार ग्रहण किया, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो जामनगर भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा परंपरागत औषधि और वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो जैसे कि हमने कुल 36 क्वेश्चनों को देखा जो प्रीवियस सालों में पूछे गए हैं, तो इसी क्रम में इसी आधार को हम मानते हुए या बनाते हुए हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को और बेहतर तरीके से लाने का प्रयास करेंगे। तो कल से हमारी प्रॉपर वे में करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी हमारे बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वनडे हो या यूपीएससी हो, उसमें लगभग अगर आप जिस क्रम में हम तैयारी करवाएंगे तो उससे लगभग परीक्षाओं के प्रश्न हम सॉल्व करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो आपका हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।